हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिस्टर आर शर्मा। तो दोस्तों, सर्वप्रथम तो आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और दूसरी बात है, मैं आपसे क्षमा याचना भी चाहता हूं क्योंकि काफ़ी लंबे समय से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा पाया। हालांकि इसके पीछे भी एक कारण था, जो जिससे हम वीडियो शूट करते हैं जो उसका स्टैंड है वो ख़राब हो गया था, तो उसको मंगवाने के लिए थोड़ा समय लग गया, इसीलिए आप लोगों के लिए वीडियो जो है वो नहीं बन पाई। लेकिन कोई टेंशन नहीं है, अब आगे की जो वीडियो है वो क्या है, क्रमबद्ध रहेगी, समय पर मिलती रहेगी आपको। मैं एक दिन छोड़कर क्या है वीडियो डालता रहूँगा, जिससे क्या है मुझे भी कोई दिक्कत नहीं आए और आप लोगों का जो सिलेबस है वो भी चलता रहे, कंप्लीट होता रहे। तो चलिए आज हम और चर्चा करते हैं वाक्य के ऊपर कि वाक्य क्या होता है। हमने शब्दों के ऊपर चर्चा करी थी कि शब्द क्या है, समास क्या है, इस तरह से हमने सारी चीज़ें कर ली थी कि शब्दों का वर्गीकरण कैसे किया जाएगा। उसके बाद आपका जो शब्द निर्माण प्रक्रिया है वो किस तरह से होती है, किन किन तरह से हमने शब्द निर्माण किया था, वो चीज़ें सारी हमने कर ली थी। आज हम बात करेंगे वाक्य के ऊपर कि वाक्य क्या चीज़ होता है, किससे हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब शब्दों के बाद हम क्या है, अब शब्द क्या है, सार्थक होता है, अर्थ देता है, लेकिन पूर्णतः अर्थ देने में क्या है वो असमर्थ होता है। एक शब्द से हमें कोई अर्थ पता नहीं लगता कि क्या कहना चाह रहा है वक्ता या लेखक, कहना क्या चाह रहा है, उसके जो मनोभाव हैं वो विचार हैं वो व्यक्त नहीं हो पाते एक शब्द से। इसलिए हम क्या है अनेक शब्दों का एक समूह बनाकर वाक्य का निर्माण करते हैं। तो वाक्य की परिभाषा क्या हो सकती है? वाक्य की परिभाषा होगी कि जब, या कहिए कि अनेक शब्दों का ऐसा समूह जो किसी विचार को प्रकट कर सके। क्या है कि एक विचार को प्रकट करने वाला शब्द समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। कि मेरे मन में क्या विचार है, उस विचार की जब अभिव्यक्ति हो जाएगी उसे ही हम क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। अर्थात वक्ता या लेखक के आशय का जब स्पष्टीकरण हो जाए, क्या वक्ता या लेखक के आशय की वो कहना क्या चाह रहे के आशय का जब स्पष्टीकरण हो जाए, ऐसे शब्द समूह को या पद समूह को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अब शब्द की जगह हम प्रयोग करेंगे पद। क्यों? क्योंकि जो शब्द होता है वो स्वतंत्र होता है और जो पद होता है वो क्या है, आपकी विभक्ति बद्ध रहता है। जो आपकी कारक विभक्तियां लगती है उसकी में बंद कर जो शब्द प्रयोग किया जाता है वाक्य में, उसे हम क्या कहेंगे, फिर पद कहेंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि राम विद्यालय जाता है, कि बताइए इसमें राम क्या है, तो राम एक पद होगा, शब्द नहीं। ठीक है, कि जब कोई शब्द वाक्य में विभक्तियों के साथ प्रयोग किया जाता है तो क्या है, शब्द ना कहलाकर पद कहलाएगा। तो पदों का ऐसा व्यवस्थित समूह जिससे किसी वक्ता के या लेखक के आशय का स्पष्टीकरण हो जाता है वो क्या कहलाएगा, आपका वाक्य कहलाता है। तो अर्थ पता लग गया कि वाक्य का अर्थ क्या है। ठीक है, दूसरी बात है आपका कि जो ये वाक्य है, वाक्य का जो निर्माण किया जाता है उसके लिए अंग या अव्यय इसके कौन कौन से होते हैं। जैसे आपकी शरीर की संरचना होती है, तो शरीर के अंग क्या है, आपके हाथ हैं, सिर है, पैर हैं। ठीक है, इस तरह के जो अंग हैं जिससे हमारा शरीर बनता है, उसी तरह वाक्य के भी अंग हैं जिससे कोई वाक्य निर्मित होता है, बनता है। ठीक है जी, अब वाक्य के अंग कितने होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि बताइए वाक्य के अंग कितने होते हैं। तो वाक्य के जो अंग है वो दो होते हैं आपके, कितने, दो। एक आपका होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। वाक्य के कितने अंग होंगे, दो अंग होंगे, एक उद्देश्य होगा और एक विधेय होगा। ठीक है जी, अब उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है इसको समझ लेते हैं। ठीक है जी, उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। उद्देश्य के बारे में बात करते हैं कि उद्देश्य क्या है, जिसके विषय में बात की जा रही हो, क्या, जिसके विषय में विचार किया जा रहा हो, बात की जा रही हो, उसका जो बोध कराए, ऐसे पदों को हम क्या कहेंगे, उद्देश्य कहेंगे। जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा हो वो क्या होगा, एक प्रकार से उद्देश्य होगा। ठीक है जी, उदाहरण के लिए एक उदाहरण ले लेते हैं कि राम क्या है, राम विद्यालय जाता है। राम क्या है, विद्यालय जाता है। तो मैंने क्या कहा, उद्देश्य, कि जिसके विषय में बात की जा रही हो। किसके विषय में बात की जा रही है, तो राम के विषय में यहाँ पर बात की जा रही है, तो राम क्या होगा, उद्देश्य होगा। जिसके विषय में बात की जाए वो क्या है, उद्देश्य। दूसरी क्या है, विधेय। विधेय क्या है, अर्थात उद्देश्य का जो विधान प्रकट करे, क्या,
उद्देश्य का जो विधान प्रकट करे उसे हम क्या कहेंगे, विधेय कहेंगे। विधान बोले तो उसका कार्य कि उसके बारे में क्या कुछ आप बता रहे हैं वो क्या चीज होगी, विधेय होगी। अब राम क्या है, उद्देश्य। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए, उद्देश्य के विषय में क्या कहा जा रहा है कि वो विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है, तो उसका विद्यालय क्या है, इसका विधेय हो गया। या आप इसको कह सकते हैं कि विद्यालय जाता है, ये इसका क्या होगा, पूर्ण रूप से विधेय हो गया। आपसे पूछा जा सकता है कि हाँ जी राम विद्यालय जाता है, बताइए इसमें उद्देश्य क्या है या विधेय क्या है। आपके पास ऑप्शन आएंगे राम है या विद्यालय है, ठीक है। तो उद्देश्य क्या होगा, राम, और विद्यालय क्या होगा, विधेय। उद्देश्य क्या है, जिसके विषय में बात की जा रही है। अब मेरे विषय में बात की जा रही है कि मैं क्या है, खाना खाता हूं, तो मेरा क्या है, उद्देश्य है खाना खाना, मेरा क्या है, उसका आगे विधेय होगा, जो विधान बताया जा रहा है। दो चीजें क्लियर होगी, एक अर्थ पता लग गया, दूसरा इसके अंग या अव्यय जो है इसका बारे में हमें पता लग गया। तीसरा बात है कि जो ये वाक्य के भेद है, वाक्य का जो वर्गीकरण है वो कितने प्रकार से हम कर सकते हैं। वाक्य के भेद या वर्गीकरण, वाक्य का जो वर्गीकरण है वो दो प्रकार से किया जाएगा। वाक्यों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाएगा। पहला होगा आपका रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, और दूसरा होगा अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर, ठीक है। और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है, आ भी जाता है प्रश्न, ठीक है, कि बताइए हम वाक्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो दो प्रकार से, एक आपका हो गया रचना के आधार पर और दूसरा हो गया अर्थ के आधार। रचना के आधार पर वाक्यों के भेद, रचना के आधार पर बताइए कि रचना के आधार पर वाक्यों के कितने भेद होते हैं, तो 3। रचना के आधार पर वाक्यों के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। और अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। और यहां से क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 होंगे, रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 होंगे। जो आज हम चर्चा करेंगे वो करेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद कौन कौन से 3 हैं, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। यहां मैंने लिखा हुआ है रचना के आधार पर जो 3 वाक्य है, पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। क्या, पहला सरल है, दूसरा संयुक्त है और तीसरा मिश्र वाक्य। ये आपके रचना के आधार पर 3 होंगे। अर्थ के आधार पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अब रचना के आधार पर 3 कौन कौन से, सरल वाक्य, क्या होता है सरल वाक्य और क्या संयुक्त है, क्या मिश्र है। सरल वाक्य में क्या होगा, ऐसा वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। क्या है, वह सरल वाक्य कहलाता है जिसमें एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं, ठीक है जी। क्या, जिसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय रहता है, ऐसे वाक्यों को हम क्या कहेंगे, सरल वाक्य कहेंगे। राम विद्यालय जाता है, ठीक है। श्वेता गीत गाती है या सीता गीत गाती है, सीता गीत गाती है, ठीक है जी। मोहन सेब खाता है। इस तरह के जिसमें क्या है, एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं जी, ठीक है। दूसरा है संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य क्या होगा, ऐसा वाक्य जिसमें क्या है, 2 सरल वाक्य आपस में जुड़े हों या 2 मिश्र वाक्य आपस में जुड़े हों, ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। क्या, जिसमें क्या होगा, 2 वाक्य आपस में जुड़े होंगे, या तो 2 सरल वाक्य होंगे या एक सरल होगा एक मिश्र होगा या दोनों ही मिश्र वाक्य आपस में जुड़ेंगे, पहली बात। अर्थात संयुक्त वाक्य क्या होगा, जिसमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य जुड़े हों या 2 स्वतंत्र उपवाक्य। ध्यान रखना, भी क्वेश्चन आया हुआ था कि बताइए जरा उसे हम कौन सा वाक्य का भेद कहेंगे जिसमें क्या है, 2 स्वतंत्र उपवाक्य आपस में मिलते हैं, 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य, ठीक है। स्वतंत्र उपवाक्य, पहली बात क्या बोली मैंने कि जिसमें क्या है, 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य आपस में मिले हों। पहली बात क्या बोली
कि जिसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य आपस में जुड़े हों, या फिर जिसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र, ध्यान रखना है, एक आश्रित होता है जो दूसरे पर डिपेंड होगा, एक स्वतंत्र होता है जो स्वतंत्र रहता है, ठीक है। अर्थात जहां पर दो स्वतंत्र उपवाक्य आपस में मिलेंगे, या दो सरल वाक्य आपस में मिलेंगे, या फिर दो मिश्र वाक्य आपस में मिलेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। अर्थात उसमें क्या करते हैं हम, अपनी समय की बचत के लिए, विभक्तियों को कम प्रयोग करने के लिए हम क्या करते हैं, दो चीजों को इकट्ठा जोड़कर लिख देते हैं, ठीक है जी। जैसे राम और श्याम बाजार गए, ठीक है जी। राम और श्याम बाजार गए, राम बाजार गया, श्याम बाजार गया, इसको अलग अलग लिखा जा सकता है, लेकिन हमने क्या किया, इसको एक में ही लिख दिया अपनी समय की बचत के लिए, ठीक है, हो सकता है। अच्छा, राम शिमला गया व श्वेता दिल्ली गई, इस तरह की बात भी आप लिख सकते हैं कि राम शिमला गया और श्वेता दिल्ली चली गई। जहां दो सरल वाक्य मिल रहे हैं आपस में, दो स्वतंत्र उपवाक्य आपस में मिल रहे हैं, या दो मिश्र वाक्य आपस में मिल रहे हैं, वो कौन सा होगा, आपका संयुक्त वाक्य होगा जी, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे आपका और है, अथवा है, इसलिए है, ऐसे पदों का इसमें प्रयोग किया जाता है जी। तीसरा और अंतिम कौन सा है, मिश्र वाक्य। अब मिश्र वाक्य क्या होता है, मिश्र वाक्य होगा जहां पर क्या है, एक मुख्य उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य आपस में मिलेंगे, क्या, जिसमें क्या होगा, मैंने दो चीजें बोली, पहली बोली जिसमें एक मुख्य उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य आपस में जुड़े हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। क्या, इसमें एक तो होगा मुख्य उपवाक्य और अन्य होंगे आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य भी आगे भेद होते हैं कि बताइए आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वैसे मैं आगे इसमें चर्चा करेंगे डिटेल में, उपवाक्य के ऊपर एक वीडियो बनेगी। लेकिन अगर हालांकि आपको हाल फिलहाल में याद रखना है तो आश्रित उपवाक्य हैं वो तीन होते हैं, ठीक है। आश्रित उपवाक्य कितने होते हैं, तीन उपवाक्य होते हैं। आश्रित उपवाक्य आपका संज्ञा उपवाक्य होता है, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य, तीन प्रकार के आपके उपवाक्य होते हैं, या आश्रित उपवाक्य इनको हम कहते हैं। एक होगा आपका मुख्य उपवाक्य, दूसरा क्या होगा, आश्रित उपवाक्य। अब मैंने कहा कि महात्मा गांधी ने कहा कि अहिंसा का पालन करो, ठीक है। महात्मा गांधी ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा कि अहिंसा का पालन करो, अहिंसा का पालन करो, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है, मैंने क्या कहा, इसमें एक मुख्य उपवाक्य होगा और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होंगे। अब मुख्य उपवाक्य क्या है, महात्मा गांधी ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा, अब ये मुख्य उपवाक्य है, लेकिन यहां पर पूरे विचार की अभिव्यक्ति नहीं हुई है। क्या, इसमें पूरे विचार की अभिव्यक्ति नहीं हुई है, इसलिए हम इसको वाक्य नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, उपवाक्य कहेंगे। कौन सा, मुख्य उपवाक्य। अब हमने कहा वाक्य की परिभाषा क्या बताई थी कि जिसमें क्या है, एक विचार की अभिव्यक्ति हो जाए पूर्ण रूप से, ऐसे शब्द या पद समूह को हम वाक्य कहते हैं। इसमें महात्मा गांधी ने कहा, अब मन में कौतूहल है कि क्या कहा, जब तक अगली लाइन हम नहीं कहेंगे। अब महात्मा गांधी ने कहा, क्या कहा कि अहिंसा का पालन करो, ठीक है। इसमें क्या है, अहिंसा का पालन करो। अब ये चीज क्या है, इसके ऊपर डिपेंड है। सॉरी, जो आपका आश्रित उपवाक्य है वो आपका ये वाला है। अब महात्मा गांधी ने कहा, क्या कहा, अब दूसरे पर ये डिपेंड है, तो ये क्या होगा, आपका आश्रित उपवाक्य होगा। अब कहा क्या कि अहिंसा का पालन करो, ये आपका क्या होगा, मुख्य उपवाक्य होगा। अहिंसा का पालन करो, ये क्या है, मुख्य उपवाक्य है, और ये डिपेंड है, महात्मा गांधी ने कहा, अब क्या कहा, ये इसके ऊपर डिपेंड है, तो ये हो गया आपका आश्रित उपवाक्य, ठीक है। ये क्या है, आश्रित उपवाक्य। तो आपको क्या ध्यान देना है कि जहां पर एक वाक्य या एक उपवाक्य क्या है, दूसरे उपवाक्य पर निर्भर रहेगा, आश्रित रहेगा, वो क्या होगा, आपका मिश्र वाक्य कहलाएगा। जहां दोनों क्या है,
आपस में स्वतंत्र हैं वो संयुक्त उपवाक्य होगा, और जहां एक ही वाक्य कहलाएगा स्वतंत्र, जिसमें क्या है एक उद्देश्य और एक विधेय होगा, वो कौन सा होगा? सरल वाक्य होगा। संयुक्त और मिश्र में ध्यान रखना, इसका आपने कंफ्यूजन होना है। संयुक्त क्या होता है? संयुक्त होता है जहां पर क्या है, दो चीजें आपस में आपने अपनी इच्छा अनुसार जोड़ दी हो, अर्थात उसको आप अलग भी कर सकते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए है, ठीक है, मैं अपनी कक्षा में भी यही उदाहरण देता हूं कि आपको क्या है, उदाहरण के लिए आपके पास दो मकान खड़े हैं, बिल्कुल पड़ोस में क्या है, दो मकान लगे हुए हैं, सटे हुए हैं, आपने उनके छत के बीच में जो गैप है उसको पूरा करनी है। आपने क्या कर लिया, उन दोनों छतों को इकट्ठा मिला लिया। ठीक है, आपस में जो पड़ोस के घर होते हैं, दो छतें हैं, उनको आपने क्या है, उन छतों को आपस में मिला लिया जो बीच में गैप था। ठीक है, अगर आप उस गैप को नहीं मिलाते तो क्या छत या मकान जो आपका गिर जाएगा? नहीं गिरेगा, अर्थात वो आपस में स्वतंत्र है। लेकिन आपने क्यों दे दिया कि कहीं बीच में बच्चे नीचे ना गिर जाएं, इसलिए आपने क्या कर दिया, उन दोनों छतों को आपस में मिला दिया। अगर आप नहीं मिलाएंगे तो वो मकान गिरने वाले नहीं हैं, वो है आपके संयुक्त, जोड़ दिया आपने अपनी इच्छा अनुसार। ठीक है, वो आपने अपनी इच्छा अनुसार जोड़ दिए हैं कि हाँ हमारा समय का बचत हो जाएगा, इसलिए हमने दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ दिया, वो होंगे आपके संयुक्त। मिश्रित वाक्य कैसे होते हैं? अब आपने क्या है, पानी है, पानी में चीनी घोल दी, मिश्र होगी, पूरी तरह मिश्रण हो गया उसका, वो क्या चीज कहलाएगी आपकी एक प्रकार से कि ये चीज मिश्रण होगी, जिसमें आपको एक पता ही नहीं लग रहा कि कौन सी चीज क्या है। यहां देखिए, महात्मा गांधी ने कहा कि अहिंसा का पालन करो। अब अगर आप ये चीज पढ़ रहे हैं तो ये चीज क्या है, तब पता लग रही है। अगर ये चीज इसमें, अगर इसमें से एक चीज हम निकालना चाहें तो नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि अपना ये अर्थ क्षमता खो देगा। जो एक विचार की अभिव्यक्ति है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगी। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो चीज क्या है आपको अर्थबोध करने पर दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेगी, वो आपका मिश्र वाक्य है। और जो दो सरल वाक्य आपस में जुड़ रहे हैं वो क्या होगा, संयुक्त उपवाक्य है। और जहां पर एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है वो चीज क्या होती है, आपकी सरल वाक्य होती है। ठीक है जी, चलिए धन्यवाद। यदि आपको क्या है वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें। ठीक है जी, जय हिंद, जय भारत।